अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकील है। आज हम नेज़ल पॉलिप या नाक के अंदर गोश्त बढ़ जाने के हवाले से बात करेंगे। देखें, नेज़ल पॉलिप एक्चुअली एक एब नॉर्मल ग्रोथ होती है जो कि हमारे नाक के अंदर अंदरूनी जो हिस्सा है उसके अंदर किस कैफ़ियत में बनती है, किस वजह से बनती है, इसके बारे में तो अभी तक जो तहकीक हुई है इसकी वजह मालूम नहीं है। लेकिन अभी तक जो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे गए हैं, जो इसका मुआयना किया गया है लैब्स में, तो उसके मुताबिक इसके अंदर कनेक्टिव टिशू पाया जाता है जो कि हमारे जिस्म को मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, हड्डियाँ, पट्टे, इनको आपस में कनेक्ट रखता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो नाक के अंदर ये गोश्त बन रहा है ये एब नॉर्मल होता है। एक बात ये जहन में रखें। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो वर्मी कैफियत किसी किस्म की होती है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है या इन्फेक्शियस प्रोसेस होता है, उसके अंदर उसके नतीजे में जिस किस्म के प्रोडक्ट्स या ब्लड सेल्स बनते हैं, एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो इसके अंदर मौजूद होती हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा IgE पाया जाता है। IgE किसी भी किस्म के एलर्जिक रिस्पांस के अंदर हमारा जिस्म वो बनाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं कि इसमें गदूद हो गए, यानी कि ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, म्यूकस पाई जाती है, यानी कि हमारी जो अंदरूनी जो एक झिल्ली होती है उससे जो रतूबत खारिज हो रही होती है वो इसके अंदर हम जब एग्जामिनेशन किया गया लैब्स में तो हमें ये वाफर मिकदार में मिलती है। ठीक है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह ये वो चीज़ें जितनी भी हैं, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हैं, वो इसमें हमें मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी अलामात क्या कुछ हैं। देखिए, नाक से रिलेटेड जितनी भी तकालीफ है ना, इनकी सिम्टम्स काफ़ी कुछ मिलती जुलती हैं। ठीक है, लेकिन जब तक इसका प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं होता, मुआयना नहीं किया जाता, या लैब टेस्ट की अगर ज़रूरत पड़ती है और लैब टेस्ट नहीं किए जाते तो इसका प्रॉपर तशख़ीस या डायग्नोसिस नहीं बनाया जाता, तो उस वक़्त तक इसके हवाले से किसी किस्म के आप अद्वियात इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो मरीज़ की तकलीफ़ को बढ़ाता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि इसकी डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुआयना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसमें अलामात हमें क्या कुछ मिलती हैं। देखें, चूँकि ये नेज़ल पॉलिप जहाँ पे मौजूद है तो ये हो सकता है कि अगर दोनों साइड पे हो या एक साइड पे हो। ठीक है, अगर एक साइड पे होगा तो एक साइड की नाक इसकी बंद रहेगी, अगर दोनों साइड पे है तो दोनों साइडों की नाक इसकी बंद रहती है, जिसकी वजह से इसको किसी किस्म की बू महसूस नहीं होती, इसको छींकें बार बार आती हैं, इसकी आंखों से पानी बहुत ज़्यादा निकलता हुआ आपको मिल सकता है। इसके अलावा नाक से रतूबत की बसा औक़ात ऐसा होता है कि अक्सरियत में बंद होती है, लेकिन बसा औक़ात बहुत सारे मरीज़ों में हमें ये भी देखने को मिलता है कि उनमें जो रतूबत है, यानी कि जो पानी का नाक से पानी का निकलना वो बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, वो पानी अब गाढ़ा भी हो सकता है और बिल्कुल पानी की तरह पतला भी हो सकता है, चिपचिपा भी हो सकता है और नॉन स्टिकी भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम दूसरा देखते हैं कि ये अगर आप रुकू में जा रहे हैं या सजदे में जा रहे हैं नमाज़ पढ़ते हुए तो उसमें ये माथा का ये जो फेस का ये जो हिस्सा यहाँ पे एक बोझ वाली कैफियत महसूस होती है। अच्छा, अगर ये नेज़ल पॉलिप बहुत ज़्यादा अरसे रहता है या इसका साइज़ बहुत बढ़ जाता है तो ये पीछे हमारी आँखों पे भी बोझ वाली कैफियत की अलामात हमें मिल सकती हैं। ठीक है, सर दर्द इसमें अक्सर रहता है, नींद नहीं आती। ठीक है, नींद क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपकी नाक में अगर गोश्त बढ़ा हुआ है तो रात को सोते हुए अक्सर ये है कि आपको खराटों वाली कैफियत मिलेगी, और खराटों वाली कैफियत के साथ साथ ये है कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। नींद डिस्टर्ब होने की वजह से अगले जो दिन है उसमें हम ये अक्सर मरीज़ हमारे पास आते हैं तो हमने केसेस देखे हैं तो उनमें से तकरीबन कोई 40 से 50% केसेस ऐसे हैं कि जिनके साथ डिप्रेशन एसोसिएटेड होता है। अब देखें, एक तकलीफ़ दूसरी तकलीफ़ को जन्म दे रही है, क्योंकि अगर नाक की गोश्त बड़ी हुई है जिसकी वजह से वो नींद प्रॉपर नहीं कर पा रहा तो उसकी वजह से डिप्रेशन का हो जाना या छोटी छोटी बात को ज़्यादा महसूस करना। ठीक है, और उसके नतीजे में महसूस करने के नतीजे में जो एक तकालीफ़ पैदा होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज मज़ीद पैदा होते हैं, वो पैदा होते रहते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि इसकी अलामात के हवाले से हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या कुछ हो सकती हैं, कि इसको अगर हम प्रॉपरली इसका तशख़ीस नहीं करते और इसका इलाज नहीं करते तो हमें कौन कौन सी तकालीफ मज़ीद आ सकती हैं। जैसे कि हमने डिप्रेशन के हवाले से बता दिया, आपके बाकी जो गैस्ट्रिक इशूज़ हैं वो भी, मतलब ओवरऑल आपकी तमाम बॉडी को बहुत ज़्यादा जब ये तकलीफ़ बढ़ जाती है तो अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, इंसान का सोशल जो कंटेक्ट है वो डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा आप ये देखें
کہ تحقیق کے مطابق جو ریسرچز ابھی تک ہوئی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ نیزل پولیپ والے کیسز میں ایزدما یعنی دمہ یا عام جو بولنے والے ہیں اردو بولنے والے کچھ لوگ اس کو سا بندی کی تکلیف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیفیت اس میں ایڈوانس کیسز میں جا کے یا ایڈوانس جب یہ اس کے بہت زیادہ یہ اپنی جڑ پکڑ لیتی ہے مضبوطی سے، یعنی کہ مریض کو تکلیف دینے لگ جاتی ہے، تو تب یہ والی تکلیف بھی پیدا ہونے لگ جاتی ہے دمے والی، ٹھیک ہے۔ اب تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ جو دوسرے طریقہ علاج ہیں وہاں پہ اس کی سمٹمز کا علاج پہلے تو کیا جاتا ہے میڈیسنز کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اینٹی بایوٹک دیے جاتے ہیں، لوکل سٹیرائڈز ہو گئے یا سسٹمیٹک سٹیرائڈ دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایریگیشن مطلب یہ ہے کہ آپ کو ناک کی صفائی اور جو ماؤتھ کیویٹی ہے اس کی صفائی کا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک یہ سمٹم یہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ناک کا جو پانی ہے یا جو رطوبت ہے وہ پیچھے گلے میں گر رہی ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی اس کا مس ڈائگنوس ہوتا ہے کہ یہ کیوں گر رہی ہے۔ ساتھ میں حافظے کی کمزوری، یادداشت کی کمزوری اس میں آپ کو بہت زیادہ ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ میڈیسنز کے علاوہ سرجری ریکومنڈ کی جاتی ہے۔ اب سرجری میں یہ کیا جاتا ہے کہ انڈوسکوپک ایک جو کیمرہ ڈال کے اس میں جو ہے نا آپ کی وہ پولیپ ہے اس کو باہر کر دیا جاتا ہے، لیکن تجربات سے اور جتنے کیسز ہم نے دیکھے ہیں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ریکرنٹ نیزل پولیپ بنتا ہے۔ کئی کیسز ایسے ہیں کہ جنہوں نے 4-5 سال پہلے نیزل پولیپ کی الرجی کروائی وہ دوبارہ بن گئی۔ یہ کیوں دوبارہ بنتی ہے یہ ایک سوال ہے۔ میں آپ کو ہومیوپیتھیکلی یہاں پہ اس کا جواب اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ وہاں پہ اس کے پیچھے میازمز موجود ہوتے ہیں۔ میازمز کے بارے میں آنے والی ویڈیوز میں ہم نے بہت تفصیل سے بات کرنی ہے، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے پیچھے میازم ہے، اس کی اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے، جینیٹک ٹینڈنسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بار بار بنتا ہے۔ تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ہی بارے میں بات کروں تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ایسی بہت زبردست قسم کی ادویات موجود ہیں جس سے کہ بغیر سرجری کے اور بغیر کسی تکلیف کے مریض کی یہ تکلیف بھی دور کی جا سکتی ہے اور نیزل پولیپ سے مکمل طور پہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو ایک کنسیپٹ لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ سلو طریقہ علاج، ایسا سلو نہیں، نیزل پولیپ تکلیف ہی ایسی ہے کہ سالہ سال چلتی ہے اور اس کا علاج بھی اگر ہمیں کرنا ہوگا تو وہ اطمینان سے اور تسلی سے کرنا ہے کہ اس کے نتیجے میں بغیر سرجری کے آپ یہ ریموو کریں گے، لیکن اس کی علامات بہت جلدی بہتر ہو جاتی ہیں۔ آپ کو اگر ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور کسی قسم کے سوالات ہوں تو آپ ضرور کومنٹس میں پوچھیں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو اسی قسم کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔